हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। मैं वीनस जैन आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी सीरीज में जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस पीवाईक्यूज 2026। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉपिक वेव्स। और वेव्स के अंदर स्पेसिफिकली बात करूं तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The electric field of a plane electromagnetic wave is given by E in the y direction. Electric field y direction में 69 sine 0.6 into 10 to the power 3x minus 1.8 into 10 to the power 11t volt per meter. The expression for the magnetic field associated with the electromagnetic wave is. तो देखो, सबसे पहले कभी भी ये वाला सवाल आए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें जो E होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज B इंटू सी होता है। सो E इक्वल टू बी सी याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अपन डायरेक्शन निकालते हैं तो सी कैप मतलब जिस दिशा में वेव चल रही है। इसमें तीन चीज होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव। सो जिस दिशा में वेव चल रही है, क्रॉस जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको हमेशा दे देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो वेव की एक्सप्रेशन देखूंगा यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब जो वेव जा रही है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं लिख देता हूं उसको आई कैप क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे डायरेक्शन में है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली ही है वो आने वाली है जेड डायरेक्शन में, दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट। चलो अब इसका एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो E बाय सी इक्वल टू बी। E कितना है 69 और C क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज 23 into 10 to the power minus 8। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.3 into 10 to the power minus 7। सो देखो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज उठा के रख दो। सो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा B in the Z direction, B in the Z direction will be 2.3 into 10 to the power minus 7 sine of, बाकी as it is 0.6 into 10 to the power 3x minus 1.8 into 10 to the power minus 11t. This is the correct. तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In a double slit experiment, the distance between the slit is 0.1 centimeter. Screen is placed at a distance of 50 centimeter. One slit is covered with a transparent sheet of thickness t and refractive index 1.5. Central fringe shift by 0.2 centimeter. The value of t is in centimeter. आपको थिकनेस बता रहा हूं उसकी, उस पतली सी जो पन्नी है, ट्रांसपेरेंट शीट है, उसकी आपको थिकनेस बता। ठीक है, तो देखो ये इस तरह का सवाल अपन कई बार करते हैं क्लासेस में। वी नो दैट जो पार्ट डिफरेंस होता है d sin थीटा, वो थिकनेस, ये टी थिकनेस के कारण कितना चेंज हो जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। करेक्ट है ना, ये पता है अपने को फॉर्मूला है डी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेसिकली y बाई डी। सो डी वाई बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अपने को टी निकालना है, यहाँ से सब चीज पुट कर देता है। डी कितना है, डी मेरे पास स्मॉल डी दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी कितना है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। y कितना है 2 सेंट्रल फील्ड शिफ्ट बाय, तो बेसिकली y मतलब शिफ्ट ही है, ये एक्चुअली में पोजीशन है उसकी। तो ये कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर और म्यू माइनस 1, सो 1.5 माइनस 1 इज 1/2। ठीक है, इंटू टी। अब देखो आप यहां पर मेरे पास क्या है, ये 0.2 है और ये मेरे पास 0.1 है ना। ये तो 3 जीरो तो मुझे दिख गए और ये 1/5 है। सो 1/5 को ऊपर ले आते हैं, 0.2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 8 हो गया, इंटू 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है हमें और हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, इन YDC द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विल इंक्रीज एज द स्क्रीन इज मूव्ड अवे from the plane of slits. And statement 2, in YDAC the angular separation of the fringe will increase as the screen is increased when monochromatic source is replaced by another monochromatic source of higher wavelength. अब देखो बेसिकली तो फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। आपको पता है जो एंगुलर
सेपरेशन होता है, एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। उसको आप चाहे ओमेगा से रिप्रेजेंट करो, थीटा से रिप्रेजेंट करो, वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट। या सिंपल याद रखा आपने तो लैम्डा बाय स्मॉल डी, वो कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भाई कैपिटल डी चेंज करोगे आप, मतलब स्क्रीन को आप दूर ले जाओगे तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है ना, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड देखते हैं, उन्होंने बोला कि अब आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है लैम्डा, उसको रिप्लेस करना है विद हायर लैम्डा। सोचो अब अगर लैम्डा बढ़ा दिया अपन ने, तो ये जो एंगुलर सेपरेशन है या ये जो एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस है, ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो मुझे दिख रहा है द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज propagates through a medium of conductivity sigma equal to 10 mho per meter. The ratio of maximum conducting current density to maximum displacement current density. अब देखो दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये कंडक्टिंग मीडियम है, तो इसमें अपन करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं भाई, करंट डेंसिटी लिखते हैं J इक्वल टू सिग्मा E, है ना, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ठीक बात है। अब हमें पता है कि जो E यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी, E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, इस तरह कुछ सीन होगा, है ना। ओके, सो अगर वो बात कर रहे हैं मैक्सिमम करंट डेंसिटी की, सो जे मैक्स जो आएगा मेरे पास, उसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट, तो मेरे पास जे मैक्स आ गया, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम करंट डेंसिटी, ठीक है, कंडक्टिंग करंट डेंसिटी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ID, उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू DE बाय DT, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ये वाली। अब देखो अपन इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू D बाय DT ऑफ दिस मच, सो E नॉट बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वापस एक ओमेगा आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओमेगा का मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर देता हूँ। अब वो बोल रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ID की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ तो वापस से हो जाएगी ये सब ओमेगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, ये हो जाएगा 1। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, ठीक बात है, चलो रेशियो लेते हैं फटाफट। सो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिग्मा ई नॉट अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट, ये आ गया मेरे पास जे मैक्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्स। ई नॉट कट गया, ठीक है, ई नॉट कट गया। अब मेरे पास यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा है और सिग्मा बचा है। सिग्मा की वैल्यू गिवन है, हाँ, सिग्मा कितना गिवन है 10, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ 2 पाई एफ, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, वी नो दैट 9 into 10 to the power 9 equals to 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। तो ये 1 by epsilon naught को मैं डायरेक्ट 4 पाई यहाँ लिख रहा हूँ, 1 by epsilon naught को 4 पाई इंटू 9 into 10 to the power 9 लिख रहा हूँ। और जो फ्रीक्वेंसी है, अब अपन एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना 100 मेगा, मतलब 10 to the power 6, ठीक। अब देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख गया कि ये 2 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर 2 बचा है ना, ये 10 to the power 6, ये 10 to the power 6 और 2 8 होगा, तो ये कट गया, ऊपर 10 बचा, 10 into 100 और ये 18, तो 1800 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। In YDC, two slits are kept 0.4 mm apart and screen is placed at 1 meter from slits. If thin transparent sheet of thickness 20 micrometers is introduced in front of one of the slits, then center bright fringe shifts by 20 mm on the screen. Mu of sheet is alpha by 10. You have to calculate the value of alpha. ठीक है। अब अपना डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जो पार्ट डिफरेंस होता है बेसिकली डी साइन थीटा अपन जो लिखते हैं, वो शीट की वजह से ये जो पन्नी है, पन्नी की वजह से कितना हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो डी साइन थीटा कितना होगा, वाई बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। अपने को म्यू निकालना है। अब बेसिकली वाई क्या है यहाँ पे, ये वाई वही है पोजिशन ऑफ दी
सेंट्रल फ्रिंज या म्यू को शिफ्ट, ठीक है। सो सब वैल्यू डाल देते हैं अपन। डी कितना है, डी है मेरे पास 0.4 mm। वाई कितना है, शिफ्ट हमने बोला, शिफ्ट कितना आ गया भाई 20 mm, तो यहां लिख देते हैं अपन 20 mm। डी कितना है 1 है, तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू टी। टी इज थिकनेस, थिकनेस कितनी है, थिकनेस है मेरे पास 20 माइक्रोमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखो ये मिलीमीटर से ये माइक्रोमीटर कट गया, खत्म हो गया, 120 से 120 खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 1.4 इज इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 + 0.4 इज 1.4। अब 1.4/10 इज इक्वल टू म्यू, एक्चुअली में ये α/10 दे रखा है, तो अपने को अल्फा की वैल्यू कितनी है 40। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। The electric field of a plane electromagnetic wave tracking in an unknown magnetic field is given by Ey equal to 20 sin 3 into 10⁻⁶x minus 4.5 into 10⁻14t. The dielectric constant of medium is। आपको मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो निकालना है और जो हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं उसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर, और जहां पे अपन म्यू आर को क्या लेके चलते हैं 1, इट मींस जो म्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो अपना क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। अब मेरा पूरा फोकस चेंज हो गया, अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। चलो सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c बाय म्यू, है ना। तो c बाय v, तो अपने को अब क्या निकालना है, अपने को वेलोसिटी निकालनी है कि जो वेव है, ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। चलो वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है, ये है kx और ये है ओमेगा t, है ना। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का सिंपल तरीका होता है, इट इज ओमेगा बाय k, ओमेगा बाय k। तो जो t का कोएफिशिएंट है सो ये है 4.5 इंटू 10⁻14, और जो k x का कोएफिशिएंट है दैट इज 3 इंटू 10⁻6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 1.5 से काटूं तो ये 1.5 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 1.5 से 2 टाइम्स जाएगा, सो इट इज 3/2 इंटू 10⁻, ये 6 है और ये 8 हो गया, 10⁸ हो गया, राइट। 1.5 आ गया हमारे पास। नाउ हमें म्यू निकालना है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸, मेरे पास आ गया 2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अगर म्यू 2 आ गया है तो मेरे पास एप्सिलॉन आर जो बेसिकली मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा हूं वो कितना हो गया मेरे पास 4। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यू हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, width of the central maxima increases with increase in the wavelength keeping slit width constant। अब आप देखो यहाँ पर अपने से width वो ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ही पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो कितना होता है भाई, वो होता है 2λd/a, ठीक है। चलो अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, सबसे पहले बोल रहे हैं वो कि बीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने लैम्डा बढ़ा दिया, तो सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बाकी सब चीज कांस्टेंट रखिए। सेकंड ने बोला विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन लैम्डा, ये गलत बात है। पहला वाला सही है तो दूसरा वाला सही हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, सी देखते हैं। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब स्मॉल है, उन्होंने बोला स्मॉल है को घटाएंगे, बाकी सब चीज को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट वेवलेंथ वगैरह कांस्टेंट है, तो बीटा बढ़ जाएगा। तो ए को घटाने से ऑब्वियसली बात है बीटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, सी सही है। अब सी सही है तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है, इसका ऑपोजिट है, विद इंक्रीज इन द स्लिट विड्थ, तो ये गलत हो गया ऑटोमेटिकली, है ना। ए सही है तो बी गलत, और सी सही है तो डी गलत। ये देख लेते लास्ट वाला, द ब्राइटनेस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस फॉर डिक्रीज इन द वेवलेंथ एट कांस्टेंट स्लिट विड्थ। बेसिकली ब्राइटनेस यहाँ पर डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे, और जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल सही बात है ये कि ब्राइटनेस जो होती है सेंट्रल मैक्सिमा की,
वेवलेंथ की कम करने से, हम जैसे ही वेवलेंथ कम करते हैं, जितनी छोटी लेते जाते हैं वेवलेंथ, उतनी ब्राइटनेस क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, सी और डी है, ए, सी और ई है। और एनटीए ने चारों ही ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रखा था जिसमें ए, सी, ई रखा, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये बोनस हो गया था। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सी एंड ई। आइए देखते हैं अगला सवाल। A laser beam has intensity 4 into 10 to the power 4 watt per meter square. The amplitude of magnetic field associated with beam is. आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक बात देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर मैं इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में या एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, वो इजीली पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वगैरह दे रखी है ना, हालांकि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो अपन लिख सकते हैं I बाई सी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और एक बार आपके पास E की वैल्यू आ गई तो E इक्वल टू आप BC लगा सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह रखो आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आई बाई सी, राइट। सो आपके पास जो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सी क्यूब का होल अंडर रूट, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, आपने वैल्यूज पुट करना और आंसर निकालना है। तो ये काम आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। 4 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 8.85 into 10 to the power minus 12 into 3 into 3 into 3, that is 27 into 10 to the power 8 का होल क्यूब, ये आएगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वैल्यू आएगी 1.83 टेस्ला। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड of an electromagnetic wave propagating through a free space is given by E equal to under root 377 sine omega t minus kx. The average power of electromagnetic wave is 1 by alpha watt per meter square. अब आप देखो यहाँ पर watt per meter square, power by area, मतलब somewhat related with intensity, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालना है और ये भी गिवन है कि अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का अप्रोक्सीमेटली आपको 377 लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि मुझे ये कटेगा 100%। अब देखो जो I बाई सी होता है वो अपन क्या लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है सीधी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी कर देते हैं। और सी क्या होता है भैया, सी होता है मेरे पास, you know that speed of light is equals to 1 upon mu naught epsilon naught, right। तो इसको अपन यहाँ पर रखते हैं 1 upon mu naught epsilon naught इस तरह से। तो अब देखो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 1/2, अंदर आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट और ई स्क्वायर बाहर है। अब आप देखो ये जो ई है बेसिकली यहाँ एक्चुअली में ई नॉट है ना, ये मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी, रूट ओवर 377, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 377। तो आपको लग रहा है कि ये म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट 377 है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे तो जो मेरे पास इंटेंस ये आ जाएगी आई 1/2 आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1 बाय अल्फा से, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Two separate Young's double slit experiment setups. Two monochromatic light sources of different wavelengths are used to get fringes of equal width. यहाँ पे अपने को दोनों की fringe width क्या है, equal है. The ratio of the slit separation and that of lambda wavelength of light used are 2:1 and 1:2. The corresponding ratio of the distances between the slit and the respective screens d1 by d2 is. अब देखो क्या है यहाँ पर, आपको पता है जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो ये जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 d1 बाय d1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2
d2/d2। आपने सर d1/d2 पूछा है, सो d1/d2 कितना हो जाएगा हमारे पास, λ2/λ1 इंटू d1/d2, करेक्ट। अब देखो λ2/λ1 कितना है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को ये दे रखा है वेवलेंथ 1:2, तो उसको क्या रखेंगे अपन 2:1, उल्टा रखना पड़ेगा। और रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन d1/d2 कितना दे रखा है 2:1, तो ये हो जाएगा अपना 2:1। मेरा करेक्ट आंसर आ गया 4:1। आसान। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमको मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको इधर के सारे फॉर्मूले और लिस्ट 2 में इनके नाम दे रखे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम यही फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, राइट, सारे। तो ये बहुत देखे देखे कॉन्सेप्ट है अपने। अब देखो इसमें बहुत सारी इजी चीजें हैं, जैसे ई डॉट डी है, राइट। ई डॉट डी क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये अपने को दिखा है भाई गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो 3 का कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आप देखो ये 3 का जो 4 है ये सिर्फ मुझे इसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई एक ही ऑप्शन में मुझे ये दिख रहा था, तो बाकी मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। ई डॉट डी एल ये क्या है भाई, माइनस d5/dt है, राइट। सो ये ई डॉट डी एल पोटेंशियल है, राइट, नेगेटिव टाइम्स पोटेंशियल। और पोटेंशियल को अपन लिखते हैं d5/dt और फ्लक्स को लिखते हैं अपन b डॉट डी ए। तो ये क्या है अपना एक्चुअली में, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिमिलरली b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये क्या है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है। यहाँ पे b डॉट डी एल इक्वल्स टू दिस मच, ये क्या है, ये अपना एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, जब अपन करेक्शन लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेके आते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड परमीबिलिटी म्यू इक्वल टू 2 म्यू नॉट इज। देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है c/v का रेशियो। और आपको c/v का रेशियो बहुत अच्छे से याद होगा, ये होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, जिसको n या म्यू लिखते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होता है भाई, ये होता है अपना अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू म्यू r, राइट। अब एप्सिलॉन r क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज 3, यहाँ पे अपने को 3 दे रखा है, इंटू म्यू r। अब देखो म्यू r यहां से निकलेगा म्यू बाय म्यू नॉट, ये होगा अपना म्यू r, और म्यू r की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा मेरे पास 2, मतलब मेरे पास आ गया कितना √6। सो द करेक्ट आंसर इज √6। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यू हैव टू मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दे रखा है आपको रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, और लिस्ट 2 में दे रखा है आपको इट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ एटम ड्यू टू इनर शेल, और ये सब दे रखा है, ठीक है। ये आपको देखना। अब देखो ये जो चारों वेव है ना, इसमें से जो सबसे फेमिलियर वेव है मेरे पास वो क्या है, एक्सरे। एक्सरे को अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इनकी। और आपको पता है कि 2 तरह की एक्सरे होती है, कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और ये जो होती है वो इनर मोस्ट शेल जो होता है, आप देखो उसमें एक रीजन ये भी होता है कि जो इनर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, हिट करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स उसको फिल करते हैं तो उससे एक्सरे निकलती है, हाईली एनर्जाइज्ड रे। सो आप देखो इसमें ड्यू टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इसके कारण एक्सरे आ रहा है। तो भाई 4th का 3 है, इसका मतलब जो चीज भी श्योर ना तो वहां पे आप खेल लो। तो ये 3 और 4 इधर देखो, मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो कैंसिल हो गए। अब अपने को सिर्फ यहाँ देखना है, ठीक। अच्छा ये चीज भी कि भाई पहले का 4th है, फर्स्ट का क्या है 4th है, इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो रेडियो वेव है वो कैसे बनती है भाई, इट इज ड्यू टू द रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है अपना, रेडियो वेव बनती है। अब माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट ये होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन वैल्यू, ये थोड़ी सी चीज ऐसी याद रखना है अपने को। और इंफ्रारेड रे ये वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ एटम की करना आती है, ठीक है। सो जो इंफ्रारेड आती है मेरी, ये भी एनसीईआरटी में काफी इसके पूरा टेबल बना के सिर्फ चीजें दे रखी है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो। तो इंफ्रारेड कैसे बनती है बेसिकली, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द वाइब्रेशनल मोड ऑफ एटम। तो वाइब्रेशनल मोड ऑफ एटम चेंज होने से इंफ्रारेड निकलती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा भाई बी का 1, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल।
A point source is kept at the center of a spherically enclosed detector. If the volume of the detector is increased by 8 times, the intensity will be. अब देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे आसपास ये डिटेक्टर है ना. अब इसका वॉल्यूम कितना करते हैं 8 टाइम्स. मान लो पहले इसका रेडियस r था. अब वॉल्यूम को अगर मैं 8 टाइम्स करूंगा, राइट, इसका मतलब रेडियस को कितना कर दिया होगा मैंने, डबल, है ना. रेडियस को कितना कर दिया होगा मैंने, इनिशियल रेडियस का डबल. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कैसे लिखते हैं अपन, 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम. ठीक है. सो r टू द पावर 1/3 मतलब 8 टू द पावर 1/3 करता हूं तो 2 हो जाएगा. तो एक समझ में आ रहा कॉमन सेंस है कि भाई रेडियस कितना होगा, डबल हो गया. अब जो इंटेंसिटी होती है पॉइंट सोर्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर के, है ना. क्योंकि यहाँ पे एरिया लेते हैं अपन, एरिया 4πr स्क्वायर होता है बेसिकली. सो बेसिकली अब देखो, आप रेडियस आपने डबल कर दिया. रेडियस जैसे ही आपने डबल करा, 2 टाइम्स कर दिया आपने फाइनल, तो जो इंटेंसिटी हो जाएगी अपनी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम्स. द करेक्ट आंसर इज 1/4 टाइम्स. तो आइए देखते हैं अगला सवाल. In YDAC, the intensity produced by each one of the individual slit is I0. The distance between two slits is 2 mm. The distance of screen from slit is 10 meter. The wavelength of light is 6000 angstrom. The intensity of light on the screen in front of one of the slit is. अब देखो यहाँ पर स्लिट के बीच की दूरी d है और जो इंटेंसिटी हमें निकालना है वो एक स्लिट के सामने निकालना है, इस पॉइंट पे, करेक्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, d/2. मैं इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. इंटेंसिटी क्या होता है मेरे पास, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 और डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय लैम्डा. ठीक है. तो एक काम करो, डेल्टा फाई को हटा के मैं एक काम करूं, यहां पर डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई लिख दूं. एक ही बात, करेक्ट. अब देखो ध्यान से, डेल्टा एक्स क्या है मेरे पास, इट इज वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. तो मैं डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं. ये हो जाएगा मेरे पास 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा एक्स लिख रहा हूं मैं वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. ये डेल्टा एक्स, ये 2 से 2 कट गया, ये पाई एज इट इज और यहां पे लैम्डा. ठीक है. अब y कितना है, 4I0 cos स्क्वायर y है मेरा कितना, d/2. तो y को रख दो यहाँ पे d/2, स्मॉल d/2. ठीक है. तो ये जगह ऊपर कितना है, d स्क्वायर हो गया, है ना. d कितनी है, d है 2 mm. तो ये जगह 2 इंटू 2 mm मतलब 10 टू द पावर -6 इंटू पाई चल ही रहा है 2. कैपिटल डी कितना है 10, इसको 10 रख दो. और लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10. अब देखो क्या कट सकता है, ये 6 7 8 9 10 ये कट गया. तो मेरे पास कितना बचा, 1 2 से 2 भी कट गया. मेरे पास बचा 2 पाई cos स्क्वायर, नहीं 2 से काम करते ये भी काट देता है, ये 3 तो ये पाई बाई 3, करेक्ट. सो 4I0 नॉट cos स्क्वायर पाई बाई 3. अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4. तो ये 4 से 4 कट गया. मेरे पास उस पॉइंट पे इंटेंसिटी आ जाएगी I0 इज द करेक्ट आंसर. तो आइए देखते हैं अगला सवाल. The electric field of a electromagnetic wave traveling through a medium is given by E equal to 25 sin omega t minus kx. Then the refractive index of the medium is. देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, 28 जनवरी शिफ्ट 1 2026 से पूछा गया. यहाँ पर दिया हुआ है अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, राइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय दैट इन मीडियम. और हमें ये पता है ये तो 3 × 10⁸ है. मतलब बस अपन ने अगर v निकाल लिया मीडियम में तो मेरा काम हो गया. अब स्पीड किस निकालते हैं ऐसे, आपको पता है वेलोसिटी वेव की निकालना है तो ओमेगा बाई k हो जाएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. सो 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7. तो ये आ गया मेरे पास 10 टू द पावर 8, 2 × 10 टू द पावर 8. सो बहुत सिंपल सा रिजल्ट निकल के आ चुका है मेरे पास. 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कट गया, मेरे पास आ गया 1.5. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. ठीक. तो आइए देखते हैं अगला सवाल. A plane wave passing through prism
remains as plane wave but passing through small pinhole may become spherical. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों गलत है, दोनों सही है, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, ठीक। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप देखो कि अगर कोई प्लेनर वेव फ्रंट आ रही है ना, मतलब वेव्स ऐसी आ रही होगी, प्लेनर वेव फ्रंट मेरे ऐसे आ रहे हैं, जैसे वो पिनहोल से पास होंगे तो पिनहोल से पास होने के बाद क्या बन जाएंगे, वो थोड़े स्फेरिकल शेप के बन जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वो पतली स्लिट से पास होते हैं तो थोड़े सिलिंड्रिकल बनने लगते हैं वो, है ना, इस तरह से। अच्छा, सो यहां पे आपको दिख रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट, द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल वेव इमर्जिंग फ्रॉम अ स्लिट विल इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग स्लिट विड्थ। अब आप देखो जो डिफ्रैक्शन एंगल होता है, डिफ्रैक्शन एंगल थीटा, डिफ्रैक्शन एंगल जो होता है थीटा, वो क्या होता है मेरे पास, लैम्डा बाय ए। अब जैसे जैसे मैं ए बढ़ाते रहूंगा मेरा डिफ्रैक्शन एंगल कम हो जाएगा, और अगर डिफ्रैक्शन एंगल मेरा कम हो गया तो उससे दिक्कत क्या होगी कि जो स्प्रेडिंग है उसमें समस्या आएगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जितना छोटा ए रहे उतना मेरे पास डिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, बड़ा, और डिफ्रैक्शन एंगल बड़ा होगा तो स्प्रेडिंग ऑफ वेव बहुत प्रॉपर्ली होगी, और जो मेरा कर्वेचर आएगा, कर्वेचर उतना बड़ा बड़ा आएगा, है ना। सो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, द करेक्ट आंसर इज सी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Plane electromagnetic wave is moving with the speed of light, that is 3×10⁸ meter per second, and its electric field is given by 54 sin kz minus omega t j cap. The magnetic field vector of the wave will be. आपको दो चीज इसमें याद रखनी होती है, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो E इक्वल टू BC, और डायरेक्शन निकालना है तो C कैप डॉट, सी क्या मतलब बेसिकली वेलोसिटी जिस वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस, सॉरी, सी क्रॉस ई गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अपन ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 54 डिवाइडेड बाय 3 into 10⁸ 8, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, 18 into 10⁻8, ठीक है, 1.8 into 10⁻7, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो आप देखो ये kz है, मतलब वेव कहाँ जा रही है, k कैप के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है j कैप के लॉन्ग, तो k क्रॉस j बेसिकली क्या होगा, k क्रॉस j तो माइनस आई होता है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो माइनस आई के लॉन्ग है, ठीक है। सो आई कैन राइट b वेक्टर इज इक्वल टू 1.8 into 10⁻7 साइन, पूरा वेव एज इट इज चलेगी, kz minus omega t माइनस आई क्या, एक काम करते हैं माइनस आगे ले जाते हैं, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A beam of light consisting of wavelengths 650 and 500 nanometer illuminates Young's double slits with separation of 2 mm such that the interference fringe are formed on the screen. Placed at a distance 1.2 meter from the slit. The least distance of point from the central maxima where bright fringe due to both coincide is. अब आप देखो दोनों के कारण λ1 λ2 है, दोनों के कारण हमें किसी y दूरी पे, है ना, सेंट्रल मैक्सिमम तो बन ही रहा होगा दोनों का, मैक्सिमम सेंटर पे दोनों का मैक्सिमम बन ही रहा होगा, वहां से y दूरी पे दोनों का मैक्सिमम फिर से बन रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, लेट्स से कि जो λ1 है उसका n1th मैक्सिमम बन रहा है और λ2 है उसका n2th मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अपन एक काम करते हैं, वी नो दैट पोजीशन y इक्वल्स टू लैम्डा y इज इक्वल टू, या यूं कहूंगा इसको, दोनों को y सेम करना है ना, y सेम कर दोनों का, तो y का अपन ने सेम कर दिया। सो कितना हो गया ये n1 लैम्डा और वो d बाई डी इक्वल टू n2 लैम्डा, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट है वो सब कट जाएगा। तो n1 बाय n2 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया λ2 बाय λ1, दैट इज λ2 कितना है भाई, λ2 मैंने लिया है 550 और λ1 मैंने माना है 650, तो ये कितना 11 से 5 से काटो, 5 ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ
n1 का 11वां मैक्सिमा n2 के 13वें मैक्सिमा से मैच कर जाएगा। करेक्ट। तो अपने क्या निकालना है, अपने को तो पोजीशन निकालना है y। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, y विल बी n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी। करेक्ट। n कितना, अपन से y1 रख लेते हैं, n1 लैम्डा 1 ये वो, तो 11वां लैम्डा 1 कितना है 650, d कितना है d d d d d d d 1.2 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू, ये मीटर में है ना, हाँ 10 टू द पावर -3। करेक्ट। ठीक बात है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 429 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। दिस विल बी द पोजिशन वेयर बोथ मैक्सिमास विल कोइंसाइड। ठीक है, थैंक यू। Physics, fun day. Physics, a fun day.